अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जनाब सैयद सईद अहमद साहब। सैयद सईद अहमद साहब इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और काउंसलर और साथ ही ट्रेनर हैं और सारे मुल्क में तकरीबन 1600 से ज़्यादा शख्सियत साजी के वर्कशॉप्स आप मुनक़्क़िद कर चुके हैं और लोगों को आप इससे ख़िताब कर चुके हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि सईद साहब का ताल्लुक़ शोलापुर महाराष्ट्र से है और आप फ़िलहाल पूना शहर में मुक़ीम हैं। साथ ही आप राब्ता फाउंडेशन भी चलाते हैं और उसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। मुख्तलिफ़ आपने ड्रामेजात भी पेश किए हैं और उसके ज़रिए समाज को एक बेहतर पैगाम देने की भी आपने कोशिश की है। तलबा, असातिज़ा, वालिदैन और उसके अलावा उलमा इकराम और फिर समझिए कि सरकारी मुलाज़मीन या पुलिस मुलाज़मीन के भी आपने बहुत सारे वर्कशॉप्स प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से। सैयद सईद अहमद साहब, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। सबसे पहले हम हमारे नाज़रीन के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो लफ्ज़ है या उर्दू में अगर शख्सियत साजी से जो कहा जाता है तो इसका क्या मतलब है, और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या हर शख्स अपनी शख्सियत को निखार सकता है। देखिए, शख्सियत साजी या जिसे कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये तो इस्लाम में तो अज़ल से है, लेकिन दुनिया में इसकी अहमियत और अफादियत पिछले 100 साल से ज़ायद अरसे की है। अब तो ये हाल है कि इस पर बाकायदा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। शख्सियत के बहुत सारे मफ़हूम निकलते हैं, लेकिन एक ज़माने तक शख्सियत मतलब दिखता कैसा है, पैरहन कैसा है, स्टाइल क्या है, वॉच कौन सी पहना है और ड्रेसिंग कैसे है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन असल पर्सनालिटी इनर पर्सनालिटी होती है, दोनों का अपना इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आज सोचों के एतबार से शख्सियतें बनती हैं और बिगड़ती भी हैं जी। और सोचों पर इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट का, हालात का। शख्सियत मतलब पहचान के होते हैं, और पहचान तो एक तो जोग्राफिकल पहचान है या तारीख़ी पहचान होती है कौमों की, उससे तारीख जुड़ी हुई होती है, या फिर मुल्क से पहचान होती है, गांव से पहचान होती है, शहर से पहचान होती है। ये तो एक विरासत में मिली हुई पहचान है, लेकिन असल पहचान उसकी सोचों में कैद होती है या उसके रुझान में, उसके गुमान में। उसकी सोच जैसी होती है वैसा एक्ट होता है। हमारे आमाल ही बता देते हैं कि हम क्या हैं और उसी से पहचान होती है। यानी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए अपनी सोच में तब्दीली की ज़रूरत है। ऑब्वियसली, और सोच में तब्दीली लाना तो एक, उसके लिए जब तक आपके पास प्रोग्राम नहीं होगा या फिर सोच, ये हालात मुतासिर करती हैं सोचों को। ये माहौल सुबह से लेकर शाम तक जिस माहौल में हम रहते हैं वैसे सोच बनती है। तो असल चीज़ है, सोच अच्छी भी बन सकती है, बुरी भी बन सकती है, माहौल अच्छे भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। जैसे कॉमन माहौल समाज में है डर और खौफ का, और ये डर और खौफ से कोई किसी को नहीं निकालता, ख़ुद को खुद ही निकालना होता है। और उसके लिए अपने आप को वक्त देना, अपने मेरिट्स डिमेरिट्स को जानना, और सबसे मोटी और अहम बात, जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वहीं से पहचान बनती है, वहीं से पर्सनालिटी डेवलप होती है। और पर्सनालिटी मतलब सिर्फ पढ़ने लिखने का नाम नहीं है, डिग्री हासिल करने का नाम नहीं है। पर्सनालिटी नाम है अमल का। इट्स ए कंटिन्यूसली प्रोसेस, टिल डेथ तक चलने वाला अमल है ये। या एक ओहदे पर पहुंचने का नाम, या पैसा कमाने का नाम, पोजीशन कमाने का नाम, लोग इसको समझते हैं पर्सनालिटी। नहीं, असल पर्सनालिटी वो होती है जो आपके आमाल से इज़हार होती है, आपका रहन सहन, आपका अंदाज़ गुफ्तगू जी, किरदार से ये सब। सही सब सवाल ये है कि इसकी क्या ज़रूरत है और आपने इसकी ज़रूरत को क्यों महसूस किया, और आज के दौर में अगर हम गौर फिक्र करें तो क्या मज़ीद इसकी अहमियत बढ़ जाती है, और बढ़ती है तो क्यों? अब बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो ज़िंदगी जीने का मकसद भी नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी बात। और आज के दौर में इसके बहुत सारे सहूलतें भी मुहैया हैं। और देखिए, शख्सियत बनती है नॉलेज और एक्शन से, दोनों का मिलाप चाहिए। नो डाउट इल्म बहुत ज़रूरी है। अब बगैर
11th 12th पास होने के आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम है। जैसा आधार कार्ड एक ज़रूरी चीज़ है, इसलिए आने वाले दिनों में सिर्फ एक्शन से काम नहीं चलेगा, उसके लिए एज पर रिक्वायरमेंट नॉलेज चाहिए। तो मुझे कौन सा एक्शन करना पसंद है, मुझे वही नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। और पहले के बनस्बत अब नॉलेज हासिल करने में, हुसूल तालीम में बहुत आसानियाँ पैदा हुई हैं। अब तो कंप्यूटर का ज़माना है, सोशल मीडिया है, ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज नुकसानदेह भी होता है जी। तो जब तक रुझान को सीरियसली समझकर मुझे क्या चाहिए, जैसा फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन अपना अपना दामन खुद को खुद ही संवारना है। तो ये ज़िंदगी एक बागीचा है, तरह तरह के फूल हैं, लेकिन रुझान के मुताबिक उन फूलों को आप इंतखाब करने जाएंगे, हासिल करना चाहेंगे, उसके साथ कांटे लगे हुए हैं। आप में इतना पैशन चाहिए उन कांटों की चुभन को, उन तकलीफ़ों के बर्दाश्त करने तकलीफ़ों को, क्योंकि तकलीफ़ों के बाद ही राहत मिलती है और मुश्किलें इंसान को बनाने के लिए आती हैं। जी। यहाँ एक सवाल ये है कि माहौल का समझिए कि इस पर क्या, हम पर क्या असर पड़ता है, जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, इसका हम पर क्या असर पड़ता है शख्सियत के हवाले से? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लहजे असर करते हैं, वो तो बहुत दूर की बात, जो इवेंट होते हैं। आज कोई भी टीवी चैनल आप देखिए, नेगेटिव न्यूज़ इतनी भरमार पड़ी है, आदमी नर्वस हो जाता है। और लोग भी वही माल बेचते हैं जिसके लोग आदी हो जाते हैं। आज अवामुन्नास नेगेटिव न्यूज़ सुनने की आदी हो चुकी हैं। अखबार में जब कोई गलत खबर या दुख पहुंचाने वाली खबर छपती है, उसकी खपत बढ़ जाती है। और अच्छी सी मोटिवेट करने वाली खबरें कहीं कोने में, कहीं बीच के सफ़े पर। और ये आजकल टीवी का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, न्यूज़ कौन सी देखें, कितनी ज़रूरत है। हम अक्सर वर्कशॉप में कहते हैं, अगर आपको लाइफ में कंसंट्रेट करना, अपने आप पे मकसद को तलाश करना है, इन डिस्टर्बेंस से बचना चाहिए। टीवी ज़रूरत है, वो ज़िंदगी नहीं है। तो उसमें कितना वक्त दें, क्योंकि अगर आप ये व्हाट्सअप जो है नस्लों को तबाह करने पे तुला हुआ है, ये बुरा नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल बुरा हो सकता है। तो इतना कंट्रोल खुद पे चाहिए कि कितना व्हाट्सअप में वक्त लगाएं, कितनी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपको सुकून चाहिए, एक सुई चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक हफ्ते भर अचानक सिर्फ 30% आप इस्तेमाल कीजिए इन लवाजिमात का, ये व्हाट्सअप का। और मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन आप अगर न्यूज़ चैनल जो नेगेटिव बातें, नफरत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन ऐसे ही सब दरमियान में मौजूद चाहता हूँ, लेकिन लोग चाहते हैं कि उनकी नॉलेज बढ़े जी, तो वो फिर क्यों सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, क्यों वो टीवी चैनल्स ना देखें, क्या वो मनफी बता रहे हैं। लोग चाहते हैं कि वो मनफी भी देखें, मुस्बत भी देखें, फिर अपना कोई राय उसमें से जो है वो निकालना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं। तो क्या ये उनके लिए दुरुस्त नहीं है? ये उनके इस्तेमाल से उनकी नॉलेज बढ़ेगी नहीं? मैं नए देखने के लिए कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन कितना इस्तेमाल। घी बहुत अच्छा है, पी लेंगे आप। कोई भी चीज़ में एतदाल चाहिए जी। नमक के बगैर खाने का तस्वुर नहीं है, लेकिन कितना नमक चाहिए ये तय होना चाहिए। कितनी भूख है उतना ही खाना चाहिए। जो चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है नुकसानदेह है। तो सिंपली बात यह है कि मेरे लिमिटेशंस क्या हैं और मुझे क्या देखना है, और इसके लिए ख़ुद को वक्त आप देंगे तो ख़ुद का फ़ायदा और नुकसान तय हो जाएगा जी। किसी शायर ने कहा था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो क्या शख्सियत को निखारने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये वो नगमा है जो अरसास पे गाया नहीं जाता जी। इसके लिए ख़ास दिल मखसूस होते हैं। देखिए, अरबों खरबों लोग आए हैं, दुनिया में चले गए, कुछ ही नाम जहनों में रह जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन पे खुदा का फजल होता है, या जो लोग अपने अंदर की आत्मा को, रूहानी ताकत को समझते हैं और अपने लिए वक्त देते हैं, और जिनके पास एक जवाबदेही का एहसास होता है। मैं दुनिया में आया, क्यों आया? देखिए, हर इंसान के ज़िंदगी में कभी न कभी ये सवाल ये आता है कि मैं क्यों, मैं किस लिए जी। तो ये जब सवाल उसके पास होगा तो सही नॉलेज वहीं से मिलेगा। बगैर सवाल के नॉलेज लेना खतरा है, मुंतशर करता है जहन को। और मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये सोचों के ताल्लुक से है। एक बीज, एक सोच होती है,
ये बीज जब दफन किया जाता है गड्ढे में, उसमें मिट्टी डाली जाती है और वो बीज अंदर की घुटन को, गर्मी को, अंधेरे को बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, और वही कमज़ोर दाना मिटाने के बाद अपने आप को एक मुद्दत के बाद धरती का सीना चीर कर बाहर आता है जी। तो इंसान की पहचान भी हुई है, सोचों पर उसकी पहचान होती है। सोच ही सब कुछ है, बाकी तो गोश्त-पोश और हड्डियाँ हैं। हमारे जाने के बाद अगर दुनिया में कोई चीज़ रह जाती है, आपके विचार, किन ख्यालों का आदमी था और क्या सोच रखता था। जी सही साहब, अक्सर आप अपने वर्कशॉप में ये जुमला बार बार कहते हैं कि कामयाबी और टैलेंट वो हमारे अंदर है। इसका क्या मतलब है? ये रुझान से इसका संबंध है, क्योंकि हर इंसान की एक मुनफरद शख्सियत होती है। शख्स से शख्सियत बनने का जो सफ़र होता है, ये सफ़र, ज़िंदगी अगर सफ़र है तो उसके अंदर एक मुनफरद सलाहियतें भी हैं और उस सफ़र की ज़मानत देती हैं वो सलाहियतें। ज़िंदगी सफ़र है तो छुपी हुई सलाहियतें उस सफ़र के अखराजात हैं। अगर वो सही तौर पे अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करेगा तभी मंजिल मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, क्योंकि सलाहियतों का ताल्लुक अंदरूनी चीज़ों से होता है, दिल से होता है। वो काम जिसको आपका दिल करने को अच्छा लगता है, ज़हनी सुकून तभी मिलता है जो भी काम जो यहाँ से किया जाता है। आजकल काम यहाँ से किए जाते हैं और यहाँ से जब होता है तो दिल मुर्दा होने लगता है, और दिल से जब किया जाता है, अगर दिल अगर साफ हो और तो फिर उसके बाद दिल और दिमाग का और पेट का ताल्लुक, अपने दिल को और अपनों के दिल को जब इंसान खुश रखता है तो कामयाबी वहीं से शुरू होती है। एक और सवाल है क्या सिर्फ तालीम याफ्ता शख्स ही समझिए कि एक अपनी शख्सियत को निखार सकता है, और तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क है, या समझिए कि क्या रिश्ता है, और जो हमारा मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है, निज़ाम तालीम है, उस ताल्लुक़ से आप क्या कहें? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि डिग्री हासिल करने का नाम पर्सनालिटी नहीं है, वो ज़रूरतें हैं। ये बड़ी नौकरी पाने का नाम पर्सनालिटी नहीं है, वो उसकी सलाहियतों का इनाम है। सलाहियत, जितने ज़वाल पजीर कौमें होती हैं मौज़रत के साथ, वहाँ पर जो लोग डिग्री हासिल नहीं करते उनको कमतर निगाह से देखा जाता है, जो दौलतमंद नहीं होते उनको कमतर। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं वहाँ के खादमों को भी उतने ही एहतराम से देखा जाता है। तो सलाहियतें न डिग्री के मोहताज होती है, ये तो अमल की मोहताज होती हैं। किरदार आपका, आप लोगों की ज़रूरत बनना तो आपकी पर्सनालिटी बनेगी। आप जो काम करते हैं वो आपकी पहचान बनती है। तो तालीम याफ्ता होना, ये तालीम और तरबियत की जो आप बात कर रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तरबियत घर से होनी चाहिए। तालीम, आजकल तालीमी सेंटर तो वो मटेरियलिस्ट की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन हो चुका है, दर्जाबंदी हो चुकी है जी। तो यहाँ एक बात यह है कि आपने कहा कि तालीम और तरबियत घर से होनी चाहिए, लेकिन माँ बाप का आजकल ख्याल है कि बच्चा ज़्यादा देर स्कूल में रहता है और इतनी बड़ी बड़ी फ़ीस वो लेते हैं, तो तरबियत की भी वही ज़िम्मेदार हैं। पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो कितनी भी बड़ी फ़ीस लें, 6 घंटे से ज़्यादा या 7 घंटे से ज़्यादा बच्चा स्कूल में नहीं रहता है। बाकी सारे वक्त अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है, और जब उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसे से कहीं ज़्यादा बच्चा क़ुर्बत का मोहताज होता है अपने वालिदैन का। उन बच्चों में एहसास कमतरी ज़्यादा होती है जिनको पेरेंट की क़ुर्बत नहीं मिलती। जी, तो बच्चों को वक्त निकालना, अब कितनी भी मसरूफ़ रहने दो, उनके टच में रहना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल इस तरह की जो एक नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ है, उसमें सिर्फ पेरेंट्स, मैं तो कहता हूँ कि शख्सियत साजी के प्रोग्राम बच्चों से, नई नस्ल के बच्चों से ज़्यादा, यूथ से ज़्यादा पेरेंट्स को ज़रूरत है पहले। जी। आपने बात की मनफी सोच की कि मनफी सोच कैसे दूर हो सकती है, और ख़ुसूसन समाज में, और अगर बात करें हम नौजवानों की, तो नौजवानों से कैसे मनफी सोच को दूर किया जा सकता है, इस पर हम नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे। सर ने कहा कि सैयद सईद अहमद साहब जो इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, शोहरा आफाक शख्सियत के मालिक हैं, और मुख्तलिफ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी आपने शख्सियत साजी पर वर्कशॉप्स किए हैं और हज़ारों लोगों को आपने मुखातिब किया है। लेकिन यहाँ वक्त तो चला है एक मुख्तसर वक्फे का, जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तक़बाल है। खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सैयद सईद अहमद साहब, जो मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर, ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल लेवल के शोहरा आफाक शख्सियत के मालिक हैं और महाराष्ट्र पूना से आपका ताल्लुक़ है। और हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरीक़े से हम अपनी शख्सियत में बेहतरी ला सकते हैं, शख्सियत साजी को समझिए कि परवान चढ़ा सकते हैं बेहतर से बेहतर तरीके से। और जैसा कि आप अपनी भी वक्फे में जाने से पहले बात की वालिदैन और सरपरस्तों की यहाँ जो ज़िम्मेदारी की आपने बात की, तो हमारे नाज़रीन में वो जो सरपरस्त हैं, वालिदैन हैं या असातिज़ा हैं, उनके लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शख्सियत को निखारने में सबसे बड़ा रोल माँ और बाप दोनों का होता है। माँ तो करती ही है, लेकिन बाप का मैं कहूँगा ज़्यादा होता है। दोनों का बराबर भी हो। उसके बाद सेकंड असातिज़ा कराम का होता है, क्योंकि माँ बाप उस बीज को दाखिल करते हैं स्कूल में एक शजर बनने के लिए, उसके और वो माली का रोल अदा करते हैं असातिज़ा कराम। तो दोनों का जब तक साथ ना हो, शख्सियत का तस्वूर ही नहीं किया जा सकता। उस्ताद, असातिज़ा कराम का अंदाज़ और आज उनकी ज़रूरत, असल चीज़ पेरेंट्स की जो गलतफहमी होती है कि जब हमने पैसा दिया, फ़ीस दिया, और आजकल एक फैशन चल निकला है कि भाई हम कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार हैं, बस बच्चों को बहुत ही महज़िब और आप बनाइए, उसको अच्छा इंसान आप बनाएंगे। मुमकिन नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो देखने में तो यही आता है कि जो बच्चे ज़्यादा फ़ीस देकर पढ़ते हैं वो आगे निकलते हैं, जो समझिए कि कम फ़ीस या कम मियार के स्कूल में हैं वो पीछे रह जाते हैं। देखिए, होता क्या है कि जिनके पास एक माहौल क्रिएट होता है, एक ब्रांड बनता है और ब्रांड का इफ़ेक्ट होता है। एक स्कूल नामवर है, तो क्योंकि मैंने कहा कि शख्सियत पे असर पड़ता है इन्वायरमेंट का, तो बच्चा उस इन्वायरमेंट में जाता है जहाँ सिलेक्टिव एक नॉर्म्स तय किए जाते हैं, रहने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़। वो कुछ ऐसे अदारे हैं जो मेहनत करते हैं खूब, और एक नाम की खातिर, एक इमेज की खातिर पेरेंट्स भी बहुत सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि इतनी हेवी फीस देते हैं, वो बहुत मेहनत लेते हैं। एक मज़े वाली बात तो ये है कि जितने महंगे स्कूल होते हैं वहाँ सिर्फ बच्चे की तालीम नहीं होती, वहाँ तो माँ को भी पढ़ना पड़ता है, बाप को भी पढ़ना पड़ता है। ये अजीब दस्तूर है ये जी। तो मरता क्या ना करता, वो एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाता है, और या तो रोबोट बन जाता है, या फिर एक कुछ नॉर्म्स के तहत वो एक प्रेजेंटेशन होता है। एक्चुअली क्रिएटिविटी और एक न्यूनेस, आउट ऑफ बॉक्स जाकर काम करना, ये डिग्रियों में, स्कूल में, अदारों में पोशीदा नहीं है। बड़े बड़े काम, कारनामे आला स्कूल में जाने वाले या अमीर घरानों के लोगों ने नहीं किए। हमने समाज में अजीम हस्तियों को झोपड़पट्टियों से निकलते हुए देखा है, आज भी देखिए। और वो लोग जो बड़े शायान शान पढ़ लिया और डंका बजा टॉप पे आए, गुम हो गए, उनका कहीं जिक्र नहीं है। ऐसे कई नाम हैं। समाज के लिए अब क्या फ़ायदेमंद है, खुद के लिए जी रहे हैं, बड़े अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, ज़मीन से नाता ही टूट गया। ये शख्सियत नहीं होती जी। सईद साहब, जैसा कि मैं आगाज़ में कहा था कि आपने तकरीबन 1600 से ज़्यादा शख्सियत साजी के वर्कशॉप किए हैं जी। तो इन शख्सियत साजी के जो वर्कशॉप्स होते हैं, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आप करते हैं, इसमें किस किस्म का पैगाम देते हैं, क्या कुछ होता है, हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, इसमें ख़ासकर अब तक मैंने जो वर्कशॉप पिछले 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ, गाँव शहर शहर हम घूमते हैं। असल चीज़ हम ये कहते हैं कि भाई ये हमारे जो पैकेज है, देख तो स्कूल और कॉलेज के लिए तो होता ही है, पेरेंट्स के लिए होता है, असातिज़ा कराम के लिए होता है, दीनी मदारिस में होता है, और ख़ास कर अवामुन्नास के लिए, हमारे हम वतन दूसरे जो भाई हैं। मैंने जैसा देहातों में हम जाते हैं और स्कूलों में जाते हैं, और आजकल जो समाज दुश्मन अनासिर नफ़रत फैलाने का जो कुछ काम हो रहा है, हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि अपने हिस्से का उजाला उनके जहनों में डालें, और ये एक मिशन है हमारा। और दूसरी बात, आम आदमी से समाज बनता है, उनकी तादाद ज़्यादा है मेहनतकश लोगों की, वहाँ ये काम नहीं होता। जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं, उनके लिए हमारे पास स्पेशल प्रोजेक्ट होते हैं। कारोबार करने वाले, मुख्तलिफ इससे जुड़े हुए,
हम ये स्लोगन भी लेते हैं अवाम उन्नास के लिए, रोड शो भी करते हैं हम, उस मेहनत कश इंसान के लिए ये पैगाम देते हैं कि रोज़ जीता है रोज़ी रोटी के लिए, लेकिन तुझे जीना होगा ज़िंदगी के लिए। जो इंसान ज़िंदगी को अजीज़ जानकर, तोहफ़ा जानकर, इम्तिहान समझकर उसकी तैयारी करेगा, वही कामयाब होगा। जो ख़ुद को ज़िंदगी की अहमियत समझेगा, वही औरों की ज़िंदगी को भी अहमियत देगा। जी बिल्कुल। उड़ान एक्सप्रेस जो आपका एक विज़न है और इसके तहत आप मुख्तलिफ समझिए कि हिंदुस्तान की रियासतों में आपने जो दौरे किए हैं, हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को इस ताल्लुक़ से बताएं कि उड़ान एक्सप्रेस क्या है और समझिए कि अब तक इसने समझिए कि कितना सफ़र तय किया है, कितना सफ़र तय करना बाकी है। देखिए, ये उड़ान एक्सप्रेस एक कंसेप्ट था, एक सोच थी, इसे कह सकते हैं आप आउट ऑफ बॉक्स जाकर काम करें। हमने एक फोर्स की एक बड़ी सी गाड़ी ख़रीद ली जो 6 चक्के वाली है, उसके अंदर एक क्लासरूम हमने बनाया है। तकरीबन उसके अंदर का जो 15 फीट बाय 6.5 उसकी चौड़ाई है, अंदर एलईडी प्रोजेक्टर है, सारे लवाजिमात हैं, क्लासरूम है। हमने सफ़र शुरू, अब तक इसके कामयाब 5 टूर हमने किए और 20,000 किलोमीटर का सफ़र किया। यूपी भी, तकरीबन 8 रियासतों का, उसमें कर्नाटक भी है, तेलंगाना का कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है, इस तरह के कई जगहों पे हम गए। बहुत कुछ सीखने को मिला। असल में जिस तरह का माहौल बताया जा रहा है, आज भी लोग बहुत अच्छे हैं, हमें नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले लाइब्रेरियन था, किताबों के बीच में रहता था, इल्म हासिल करता था, आई एम सो लकी। अब मैं घूमता रहता हूँ और सबसे बड़ा नॉलेज मिलता है। ये चेहरे ज़िंदा नॉलेज देती हैं, ये ज़िंदा किताबें हैं। अवाम उन्नास में, आम लोगों में प्यास है। कोई इंसान बुरी ज़िंदगी जीना नहीं चाहता, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जी। तो ये कोशिश हमारी थी, जारी है। आज भी ये अभी हाल ही में परभनी का हम दौरा करने वाले हैं, 9 जुलाई से 13 जुलाई तक। तकरीबन वहाँ के देहातों में, परभनी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के छोटे छोटे जो देहात हैं, तकरीबन 8 या 9, और बीड़ का भी कुछ हिस्सा है, तो उन देहातों में जाकर अवाम उन्नास के साथ बात करना, ये उनको समझना और उनको मोटिवेट करना, उनको उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे। आम तौर पर देखा जाता है कि शख्सियत साजी के ज़रिए मनफी सोच को भी दूर किया जाता है जी। तो तलबा खुसूसन आज के जो समाज में जी रहे हैं, मनफी सोच अगर उनके अंदर पाई जाए तो कैसे समझिए कि मनफी सोच को दूर कर सकते हैं? देखिए, नाउम्मीदी कुफ्र है। ये अभी मैं वही शेर कह रहा था कि उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो चलने को मजबूर करे। एक्चुअली ये नाउम्मीदी कुफ्र है, हम सब जानते हैं, सबको सब पता होता है, सबको मालूम है कि गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब आता है तो याद नहीं रहता कि बुरी चीज़ है। उसी तरह से सबको मालूम है कि नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन हालात जब आते हैं या लहजे इस तरह के आते हैं, कोई आपको डिप्रेशन में डालता है, लहजा दिल में उतरता है, लहजा दिल से उतार देता है। तो कहाँ से कितना लें, बेदारी पैदा करना, खुद में अवेयरनेस पैदा करना कि भाई, और इसके लिए जब आप रोज़ाना मशक करेंगे तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं आएंगे। क्योंकि देखिए, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही होता है। गुस्सा या गुस्से से ही शुरुआत वहीं से नाउम्मीदी शुरू होती है, डिप्रेशन चला जाता है और उसका अंजाम नाउम्मीदी। तो उससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कोई गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि हमारे हदीसों में भी है, धार्मिक किताबों में भी है कि लेट जाओ, वहाँ से चले जाओ, बैठे हैं तो खड़े हो जाओ। इसकी वजह क्या है? उससे ध्यान हटाना। और जब कोई आपसे बुरी बात कहता है या आपको इश्तियाल अंगेज बनाने की कोशिश करता है, कुछ शातिर लोग होते हैं, उनका मिशन ही होता है डिस्टर्ब करना, कंफ्यूज करना। ऐसे वक्त में ये अमल तो करते ही हम, लेकिन अगर आप सब्र का मुजाहरा करें, 12 मिनट तक अपने आप को कंट्रोल करें, एक महविल तैयार होता है, एक लिक्विड तैयार होता है, वो 12 मिनट अगर आप शांति से बैठें, खामोश बैठें, पानी पी लें और 12 मिनट तक कोई रिएक्ट ना करें, तो ये यहीं से शुरुआत होती है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये नाउम्मीदी सबसे बड़ा दुश्मन है। नाउम्मीदी के साथ डर, खौफ। ये खौफ जो है बहुत बुरी चीज़ है। ये खौफ और छोटा सपना,
छोटा ख्वाब, हमारी सोच जैसी होती है कुदरत वैसी मेहरबान होती है। जो अपनी सोच को ऊंची उड़ान देता है खुदा भी उसको नया आसमान देता है। जी, एक और चीज़ की तरफ हम आपसे जानना चाहेंगे, वो है डिप्रेशन की शिकायत भी आजकल बहुत सारे लोगों को होती है, तो कैसे इससे बाहर आया जा सकता है, या शख्सियत साजी के ज़रिए इस डिप्रेशन की जो कैफियत में आज बहुत सारे लोग समझिए कि मुब्तला हैं, न सिर्फ हमारे मुल्क में कहा जाता है कि दीगर और ममालिक में भी डिप्रेशन के मरीज़ बढ़ रहे हैं। बहरहाल ये एक समझिए कि एक डॉक्टर का मौजू है, लेकिन बहरहाल शख्सियत साजी नफ्सियात के समझिए कि हिस्से में आता है। लेकिन क्या डिप्रेशन हम अपनी शख्सियत के दरमियान कहीं हायल होता है, या अगर हम अपने डिप्रेशन को हटाना चाहें तो कैसे इसको? देखिए, डिप्रेशन कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, हादसात होते हैं, आदमी नर्वस होता है, तो ये एक अवाम नास सतह पे एक डिप्रेशन होता है कि भाई नाउमीदी लगती है, अब अंधेरा है, अब कुछ नहीं होगा, या हमारी निजी ज़िंदगी में डिप्रेशन हमेशा आते हैं जहाँ पर खूबसूरत लाइफ जी जाती है। एक खूबसूरत लाइफ मतलब अपने लिए वक्त निकालना, अपने मेरिट्स डीमेरिट्स, अपनी कमज़ोरियों को ताकत बनाना। डिप्रेशन से निकलने के तरीके ये भी हैं कि सुबह सवेरे उठकर नेचर के साथ जीना, नेचर को समझने की कोशिश करना, और ये हम भूल जाते हैं, ये हवा, ये फ़िज़ाएँ, ये अल्लामा इकबाल का वो शेर भी ना, खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, ये आप इस कुदरत को देखेंगे, ये कुदरत पे एक ताजगी है। और अपना रख रखाव, साफ़ सुथरा रहना और नेचर के साथ जीना, रात सोने के लिए तो सो जाना, दिन काम करने के लिए काम करना। जब हम उल्टी बातें करते हैं तो इस तरह के वायरस, इस तरह की ये बीमारी है जी, ये आने लगती है जी। तो अपनी एक खूबसूरत लाइफ को तोहफ़ा समझिए, ये बोझ नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिए। ख़ुद को खुद ही संवारना है, हम खुद के खुद शिल्पकार होते हैं, और जब यह एहसास पैदा होता है तो हत्तुल इम्कान हम इस काबिल होते हैं कि हर मुकाबले का हम हर सामना जो होता है, जो भी तकालीफ का मुकाबला करने के अहल हो जाते हैं, और जो यकी महकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातह आलम, तो यही एक बात होती है और यहीं से शुरुआत होती है। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं जो लोग, उनमें डिप्रेशन, अपने आप को मसरूफ़ रखना अच्छे कामों में। वो एक शेर भी है मशहूर शायर का, खुश्क नदी में उतरे क्यों, मेरे ख्याल से नवाज देवबंदी का है वो, खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों जी। कांटों की तो फितरत है, कांटों से फिर उलझे क्यों, और जिस महफिल में गीबत हो उस महफिल में बैठे क्यों। जी, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने हमारे नाज़रीन के लिए आज बेशबहा कीमती बातें कहीं, और आखिर में जो आपने बात कही कि ज़िंदगी तोहफ़ा है, बोझ नहीं है, इसे तोहफ़ा समझें और इसे नेचर के साथ बेहतर से बेहतर तरीक़े से गुजारने की कोशिश करें। हम भी हमारे नाज़रीन के लिए एक शेर आखिर में कहना चाहेंगे कि मुक़द्दर जिनके ऊँचे और आला वक्त होते हैं, ज़िंदगी में उन्हीं के इम्तिहान भी सख्त होते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सईद अहमद साहब वक्त निकालने और हमारे मुंसिफ टीवी के स्टूडियो से तशरीफ़ लाने और अपने बेहतरीन और ज़रीन ख़यालात से हमारे नाज़रीन को मुस्तफ़ीद करने का। नाज़रीन, प्रोग्राम ख़ास मुलाक़ात का यहीं पर वक्त ख़त्म होना चाहता है। इंशाअल्लाह आइंदा फिर आपसे मुलाक़ात होती रहेगी। फ़िलहाल अपने मेज़बान मोहम्मद को पूरी मुंसिफ टीवी के साथ इजाज़त देते रहें। मुंसिफ टीवी, खुदा हाफ़िज़।